हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको दोस्तों क्लास 12 के फिजिक्स का 2 अंक को जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है प्रश्न 2 अंक स्तरीय, उसका मैं दोस्तों वीवीआई और इम्पोर्टेंट माने कि हद जो कि क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड में टकरा जाने वाला है, उसी तरीका से दोस्तों मैंने आपके लिए सॉल्यूशन के साथ कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणांक होता है। यह विद्युत आवेश का क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो दोस्तों जहां इसका हो जाता है IEQ बराबर धनात्मक और दोस्तों ऋणात्मक साइलन NE N साइलन I। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। अब अगला है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक कूलम्ब वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर यानी 1 मीटर दूर रखे बराबर एवं समान प्रकार के क्या होता है, बराबर एक एवं समान प्रकार के आवेश को नौ गुने 10⁹ N यानी कि न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। अब दोस्तों एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रश्न कहा कि एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित करें। तो दोस्तों इसका उत्तर है एक कूलम्ब वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूर रखे बराबर एवं समान प्रकार के आवेश को 9 गुने 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह हो गया दोस्तों एक कूलम्ब आवेश को परिभाषित, यानी एक कूलम्ब आवेश का परिभाषित, इतना इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आदेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करें। तो ये दोस्तों आपको हो गया पूरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर
कि आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न जो है लिखा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आवेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करें। तो यहां पर लिख दिया गया है दोस्तों, इतना क्वेश्चन है। तो अब इसका हम उत्तर जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की किसी आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई की गुणनफल को उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, जहां दोस्तों P वेक्टर बराबर है Q गुने 2L वेक्टर। तो ये हो गया दोस्तों इसका क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को आदेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित, क्या हुआ, परिप्रेक्ष्य में परिभाषित। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसी प्रकार हम दोस्तों चौथा प्रश्न देखेंगे। तो यहां पर चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसी पृष्ठ से बंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। यह उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर भी होता है, जहां दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फाई ई बराबर समाकलन नीचे दिया गया है एस। तो दोस्तों ई वेक्टर डी एस वेक्टर के, यानी कि इसके बराबर समाकलन के, जो यहाँ पर आपको बता दिया गया था दोस्तों, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप समीकरण दर्शा के बताया गया है कि ये इसके और इसके ये आपस में बराबर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहां 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परावैद्युत नियतांक को परिभाषित करें। तो अब दोस्तों इसका हम उत्तर देखेंगे कि इसका उत्तर क्या है। तो देखते हैं यहां पर दोस्तों इसका उत्तर है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा संधारित्र क्या है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत क्या है, पराविद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के अनुपात क्या है, अनुपात को परावैद्युत क्या है, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत नियतांक कहते हैं। तो दोस्तों हमने इसको तो लिख लिया, तो चलते हैं एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यहां पर कहा प्रश्न दोस्तों कि परावैद्युत नियतांक को परिभाषित करें। तो दोस्तों इसका आंसर है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के अनुपात को परावैद्युत नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत
नियतांक। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार कि हम देखेंगे छठा नंबर प्रश्न। क्या देखेंगे? छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों कि ओम का नियम बताएं। ओम का नियम बताएं। अब दोस्तों हम इसका उत्तर जानेंगे। तो उत्तर क्या है इसका? तो देखते हैं यहां पर उत्तर क्या है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तित, क्या है? परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, सिरों के क्या है? बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। जहां दोस्तों हम लिख सकते हैं आई समानुपाती भी के। तो दोस्तों हम एक बार इसे पढ़कर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि ओम का नियम बताएं। तो यहाँ पर इसका आंसर है यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी आई समानुपाती है भी की। इसे हम दोस्तों समानुपाती भी कहते हैं। तो ये क्या है? समानुपाती का चिन्ह है, यानी आई समानुपाती भी। तो यहां दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेग क्या है। तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे? उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, यानी उत्तर देखते हैं कि उत्तर क्या है इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक पर, क्या है? किसी चालक पर आरोपित वाहे, क्या है? वाहे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। तो देखते हैं एक बार और इसको कि क्या इसे परिभाषित कैसे करते हैं। तो ड्रिफ्ट की वेग क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि किसी चालक पर आरोपित वाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक मुक्त
इलेक्ट्रॉन की औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब जानते हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न कि विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेग के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों इसे हम सूत्र के माध्यम से जानेंगे, जो कि इसका है संबंध जो है यह है इस प्रकार। तो देखते हैं इसका संबंध है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। क्या है? वी डी बराबर आई बटे एन ई ए, यह इसका संबंध, यानी कि दोनों में यही संबंध है। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि लिखा गया है धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्त नियम बताएं। क्या है? बायो सावर्त नियम बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर यह है दोस्तों, यहां देखते हैं लिखा गया है बी वेक्टर बराबर समाकलन। क्या है दोस्तों? समाकलन डीबी वेक्टर। क्या है? डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट। क्या है? म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई समाकलन आई इंटू डी आई वेक्टर। क्या है? डी आई वेक्टर गुने आर। तो ये हो गया, और इसके सभी के बटा में हमें हो जाएगा दोस्तों आर क्यू। क्या होगा? आर क्यू, यानी आर की पावर 3। तो ये हमारा हो गया, ये दोनों जो है इसमें संबंध। जैसे कि यहाँ पर कहा धारा अल्पांश के लिए बायो सावर्त नियम बताएं। तो दोस्तों धारा अल्पांश के लिए हमारा बायो सावर्त नियम जो है यह इस प्रकार है। तो इसे आप जरूर दोस्तों ध्यान से पढ़ ले, ताकि बिहार बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप जरूर ये प्रश्न को बहुत अच्छा से और ध्यान से पढ़ें, ताकि याद रहे, ताकि आप परीक्षा में लिख सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एम्पियर का नियम बताएं। तो दोस्तों एम्पियर का नियम यह क्या है, यह इसके बारे में हम जानेंगे कि एम्पियर का नियम क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि किसी बंद पथ के चारों ओर क्या है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र का समाकलन। क्या है दोस्तों? समाकलन समाकलन पथ में कुल धारा तथा निरपेक्ष परागम्य। क्या है? परागम्यता। यहां पर लिखा है परागम्यता म्यू नॉट। इसे क्या किससे सूचित करते हैं? परागम्यता को सूचित करते हैं म्यू नॉट कि गुणनफल। क्या है? कि गुणनफल के बराबर होता है। क्या है? गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों हम इसे समीकरण से भी दर्शाते हैं। जैसे यहां पर समाकलन कहा, तो दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं समाकलन कह रहा है बी वेक्टर गुने डी एल वेक्टर
बराबर म्यू नॉट आई। तो यहाँ पर समाकलन बी फैक्टर गुने डी एल बराबर म्यू नॉट आई, यानी ये जो है आपस में दोनों बराबर है। जिसमें यहाँ पर भी परिभाषा में बताया था कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन पथ में कुल धारा तथा निरपेक्ष पारगम्यता म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, गुणनफल के बराबर है। तो बराबर है, तो इसका आंसर ये प्रूफ हो गया। अब देखते हैं उसी प्रकार 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लेंज का नियम बताएं। तो लेंज का नियम क्या है, तो यह लेंज का नियम भी हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा क्या कि दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा, धारा की दिशा उसी कारण का विरोध क्या है, उसी कारण का विरोध करती है जिससे क्या होगा दोस्तों, जिससे वह स्वयं उत्पन्न क्या है, उत्पन्न होती है। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर जान सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, यानी बताएं क्या है इसका एसआई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। क्या है दोस्तों, वेबर है। तो इसका आंसर तो यहां पर प्रूफ कर दिया। तो अब इसी प्रकार फिर आगे देखेंगे हम प्रश्न। यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताएं। अब इसका दोस्तों प्रेरण का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर 1 नंबर में है कि जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहता है जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है, यानी कि चेंज होगा तो कंफर्म है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका जो परिवर्तन होता रहता है। दूसरा दोस्तों इसका आंसर है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं समीकरण में दर्शाकर कि साइलन बराबर n d∅dt, जहां दोस्तों n जो है यह n है, n जो है यह फेरों की संख्या है। क्या है, n जो है यह फेरों की संख्या दर्शाया गया है। तो दोस्तों फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यही दो नियम के अनुसार हम दर्शाते हैं। तो यह इसका आंसर हो गया और इसी प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे
रोक रोक कर जरूर अच्छे से और ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और लिखें, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ताकि आप बिहार बोर्ड एग्जाम में जाएं तो इसमें कोई परेशानी ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार। तो यहां देखते हैं दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि भंवर धारा क्या है। तो भंवर धारा के बारे में हम दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन यानी कि उत्तर जानेंगे कि भंवर धारा क्या है। तो अब इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, कि इसका आंसर होगा किसी धातु से संबंध, किसी धातु से संबंध चुंबकीय, क्या है, किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्या है दोस्तों, परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न, क्या है, उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्तीय, क्या है, चक्रवर्ती धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन, इसको और आसानी से हमने कि इसे पढ़कर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित धारा उस धातु में उत्पन्न प्रेरित चक्रवर्तीय धाराओं को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार यह हो जाएगा। तो आप इसे जरूर भंवर धारा को पढ़ लें। दोस्तों ये प्रश्न 2 नंबर, जो 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, उसी टाइप का मैं प्रश्न आपको बता रहे हैं। जो यह 2 नंबर लायक है, 2 या 3 नंबर का जो पूछा जाता है उसी टाइप का प्रश्न है। यह बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर आप पढ़ लें ताकि आपको समझ में आ जाए और आप 2 नंबर से ना चूकें, क्योंकि आप लिख के आए ताकि आपको यह 2 नंबर भी मिल सके। तो ध्यान से पढ़ लें और देख लें।